हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में फ्लोएम के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लोएम एक हेट्रोजेनस टिश्यू है जो 4 डिफरेंट प्रकार के कोशिकीय तत्वों से मिलकर बना होता है। इट इज़ अ हेट्रोजेनस टिश्यू मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स, जिनका नाम इस प्रकार है: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। Phloem tissue is the living tissue responsible for transporting organic nutrients produced during photosynthesis, mainly in the form of carbohydrate, sucrose, to all parts of the plant where these are required. The phloem tissue is made up of following major types of cell. तो फ्लोएम टिश्यू का मुख्य कार्य है कि वह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट्स, मुख्य रूप से सुक्रोज के फॉर्म में, उसका संवहन करता है। यह संवहन सोर्स रीजन से सिंक रीजन की तरफ होता है। सीव ट्यूब्स जो हैं, सीव एलिमेंट्स, ये मुख्य कंडक्टिंग कोशिकाएं होती हैं जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करती है। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं, इट स्टोर फूड फॉर ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम। कंपेनियन सेल्स जो कि दे आर एसोसिएटेड विद पैरेन्काइमा सेल एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सिंस द लेटर हैज़ नो न्यूक्लियाई, companion cells are responsible for providing energy to the sieve elements to allow transport of sucrose. Fibers are unspecialized cells and supportive cells. ये और इसके बारे में थोड़ा विस्तृत दिया गया है कंपेनियन सेल्स के बारे में। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। Has many plasmodesmata, intercellular connection in the wall attached to the sieve tubes में काफ़ी, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके माध्यम से होता है। कोई भी मेसोफिल सेल जो कि मुख्य कोशिका होती है जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, और उसके फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है उसको कंपेनियन सेल के माध्यम से ही सीव ट्यूब के अंदर लोड किया जाता है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है, और उस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंदर मेसोफिल सेल से उसके नेबरिंग पड़ोसी कोशिका में सुक्रोज जाएगा, वहाँ से फिर और पड़ोसी कोशिका में जाएगा, और अल्टीमेटली वो कंपेनियन सेल से होते हुए ही सीव ट्यूब में जाएगा। और सीव ट्यूब से फिर उसका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे मान लिया पत्ती से वो जड़ तक गया, और वहाँ पर पुनः सीव ट्यूब से जब उसकी अनलोडिंग होगी तो सीव ट्यूब से वह कंपेनियन सेल में जाएगा, और कंपेनियन सेल से फिर दूसरे हर एक प्रत्येक कोशिका जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो पहुँचाया जाता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर लॉन्ग कंडक्टिंग सेल्स विद सेलुलोज सेल वॉल। ये बड़ी कोशिकाएं होती है, लंबी कोशिकाएं होती है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करती है। दे आर लिविंग सेल्स विद नो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स सच एज वैक्यूल्स और राइबोसोम्स। इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स है वो किस तरीके से नज़र आती है। ये जो लंबी कोशिका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सीव ट्यूब मेंबर एलिमेंट हैं, और एक के ऊपर एक सीव ट्यूब एलिमेंट्स अरेंज्ड होती है। इन दो सीव ट्यूब्स जो हैं, जैसे मान लिया कि ये एक सीव ट्यूब है, ये दूसरी सीव ट्यूब है, इनके मध्य में सीव प्लेट्स होती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ इसके माध्यम से ही जो सुक्रोज है वो एक सीव ट्यूब एलिमेंट से दूसरे सीव ट्यूब में एंटर करता है, और इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसी के साथ एसोसिएटेड होती है कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल हमेशा सीव
ट्यूब के साथ ही एसोसिएटेड होती है। और जो लोडिंग मतलब कंपेनियन सेल से सुक्रोज अंदर जाना, उसको हम लोडिंग कहेंगे। और जो अनलोडिंग है वापस सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल के में, वह सब, ये तो लोडिंग हो गई इस डायरेक्शन में, और जो अनलोडिंग है इस डायरेक्शन में, दोनों में कंपेनियन सेल की आवश्यकता होती है। ये और एक विस्तृत स्लाइड दिखाई गई है जिसमें सीव ट्यूब मेंबर्स जो अरेंज हैं उसके साथ कंपेनियन सेल्स बताया जा रहा है, और क्या क्या उनके कार्य है ये बताया जा रहा है। कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट में जब कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम फ्लोएम सेप भी कहते हैं या फोटोसिंथेट भी कहते हैं। फ्लोएम सेप का मतलब ये हो गया कि फ्लोएम में मूव करने वाले पदार्थ जिसको हम कहते हैं फ्लोएम से, या उसके फ्लोएम के माध्यम से जो कंडक्शन हो रहा है जिन पदार्थों का, उसको हम फ्लोएम सेप कहते हैं। फ्लोएम सेप में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के फॉर्म में होता है। उसका कारण ये है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है क्योंकि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो सकता है। जबकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, इसलिए हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के फॉर्म में होता है और वह सुक्रोज है। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में हार्मोन्स, कुछ मात्रा में मिनरल्स भी इसके साथ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और इसलिए ये एक सिरप के फॉर्म में होता है। ये हाईली विस्कस, फ्लोएम सेप इज़ हाईली विस्कस सिरप, और इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, और इसका ट्रांसपोर्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन इज फिक्स, दैट इज़ फ्रॉम सोर्स रीजन टू सिंक रीजन। सोर्स रीजन वह रीजन जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बनता है। सिंक रीजन वह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे उनको ग्लूकोज की आवश्यकता है अपनी कोशिकीय कार्यों को पूरा करने के लिए। अब एक एक करके हम देखें तो कंपेनियन सेल के बारे में। कंपेनियन सेल जो है इज बिटवीन, ये सीव ट्यूब्स के मध्य पाई, सीव ट्यूब्स के साथ पाई जाती हैं। इनके पास बड़ा न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, दे हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, और उनका मेन काम है टू लोड सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब्स एज वेल एज अनलोडिंग। और एनर्जी की आवश्यकता भी होती है क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और ख़ास तौर पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो वहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती तो, और एनर्जी का एटीपी प्रोडक्शन का मुख्य काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं। इनमें काफ़ी सारे गैप्स होते हैं सेल वॉल्स के बीच में जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ताकि आदान प्रदान हो सके सुक्रोज मॉलिक्यूल का, कंपेनियन सेल के अंदर आ सके और कंपेनियन सेल से वो सीव ट्यूब के अंदर जा सके। तो कंपेनियन सेल हैज़ नैरो थिन वॉल विद abundance of cytoplasm and nucleus. It keep the sieve tube alive, provide nutrients, contain many mitochondria and provide energy for translocation. तो कुल मिला के ये इसका मुख्य कार्य है ट्रांसपोर्ट का, लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य है, और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस चित्र के माध्यम में बताया गया है किस तरीके से ये एक सोर्स सेल आप देख सकते हैं और एक सिंक सेल देख सकते हैं। सोर्स सेल का मतलब वह कोशिका जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और सोर्स सेल मुख्यतः कहाँ पाई जाएगी, पत्तियों में, लीव्स, और वो भी मीजोफिल सेल्स है। सिंक सेल जहाँ पर आवश्यकता है, हो सकता है वो डेवलपिंग फ्रूट हो सकता है वो जड़ हो, वो कोई एक डेवलपिंग बड हो सकती है, वह कुछ भी हो सकती है जहाँ पर उसको आवश्यकता है। तो ट्रांसपोर्ट हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट को मैं एक यहाँ पर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को एक सिंपल ओवरव्यू देते हुए बात करें तो किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है। एक बल्क फ्लो हाइपोथेसिस आती है जो ये समझाती है कि जब सोर्स सेल्स से जो सुक्रोज है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीव ट्यूब के, और इसको हम कहते हैं लोडिंग, फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग में मुख्यतः सोर्स सेल से पहले कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में जाएगा,
फिर एक बार ये लोडिंग हो गई तो फिर उस सुक्रोज का बल्क फ्लो होगा। उसके लिए ये जो फ्लोएम लोडिंग है ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जबकि फ्लोएम सीव ट्यूब में जो ट्रांसलोकेशन होगा वह एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसपोर्ट होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की आवश्यकता होती है, चूँकि अपन जानते हैं कि जो वेन्स, जो वेसल्स होती हैं, जो सवन पुल होता है, सवन पुल में जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। तो चूँकि जब फ्लोएम लोडिंग होने के कारण क्या है कि सुक्रोज और दूसरे मिनरल्स आयन की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाती है, तो उस कारण यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा और फ्लोएम के पैरेलली जाइलम स्ट्रीम चल रही है, जाइलम के अंदर वाटर मूवमेंट कर रहा है, अप स्ट्रीम चल रहा है ना, जिसको ट्रांसमिशन स्ट्रीम भी कहते हैं। उसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल जाइलम का है वो कम है बजाय सॉल्यूट पोटेंशियल इसके अंदर। इस कारण क्या है कि जो वाटर है वह हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा और यहाँ सॉल्यूट कम है। तो इसलिए वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल साइड, जिसे हम जानते हैं। तो जब पानी यहाँ आ जाएगा तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। अब जब यहाँ पर ये सुक्रोज अवेलेबल है, ये सुक्रोज यहाँ अवेलेबल है, उसके साथ वाटर यहाँ मूव होगा, तो अब बल्क फ्लो होगा, वाटर प्लस सुक्रोज का मूवमेंट सिंक रीजन की तरफ होगा और वो प्रेशर डायवर्जन ट्रांसपोर्ट होगा, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वो तेज़ी से सिंक रीजन की तरफ जाएगा। और पुनः जब सिंक रीजन के अंदर, इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और पुनः जब वो सिंक रीजन के अंदर सुक्रोज आ जाएगा, सुक्रोज यहाँ आ गया, तो सुक्रोज फिर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कंपेनियन सेल से होते हुए सिंक रीजन की तरफ जाएगा। ये यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। और चूँकि यहाँ पर जो वाटर था, अब चूँकि यहाँ पे सुक्रोज नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली वाटर रह गया। अब ये वाटर वापस ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम में चला जाएगा, और ऐसा नहीं कि वाटर लॉस हो रहा है, तो मतलब इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के अंदर। और यहाँ जो सुक्रोज है वो अपने सिंक रीजन के अंदर पहुँच जाएगा थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और इस तरीके से ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है। ये क्रॉस सेक्शन बताया गया है जाइलम और फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आज हमने देखा है किस तरह से फ्लोएम के अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे कैसे फोटोसिंथेट सुक्रोज है वो सोर्स रीजन से सिंक रीजन की तरफ जाते हैं। ये मुख्य कार्य फ्लोएम का है, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स उस पूरे सीव ट्यूब्स को, इनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कैसे फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग होती है। फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग एक तरह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, जबकि जो बल्क फ्लो है वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्राइवन ट्रांसपोर्ट है, जो वाटर के कारण होता है। जो जाइलम स्ट्रीम से जो वाटर आता है उससे वो बल्क फ्लो होता है। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे।